वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक बेहतरीन सोशल मैसेज वाली मूवी को लेकर आया हूँ जिसका नाम है तिमिरम, जिसका मतलब है कैटरैक्ट, आँखों की बीमारी, और एक मलयालम लैंग्वेज मूवी है जो 2021 में रिलीज हुई। इस मूवी में जो मेन कैरेक्टर है यह इस मूवी के प्रोड्यूसर भी है के सुधाकरन। इस कैरेक्टर के जरिए से डायरेक्टर भाई साहब ने एक बहुत ही बेहतरीन सा मैसेज दिया है कि हमारे समाज में कुछ ऐसे मर्द भी है जो औरतों को बहुत ही नीची नजरिए से देखते हैं, और इसी तरह हमारे समाज में कुछ ऐसे पेरेंट्स भी हैं जो मेल एंड फीमेल को डिफरेंशिएट करते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले लुटा दो प्यार फॉलो इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में ही सुधाकरन नाम के एक बंदे के बचपन को दिखाया जाता है। एक दिन सुधाकरन की माँ फिश करी बनाकर सुधाकरन को 2 मछली, सुधाकरन के दीदी को 1 मछली डाला, क्योंकि सुधाकरन मर्द बच्चा है और उसकी दीदी एक लड़की। सुधाकरन की माँ का यही कहना था कि हर एक मामले में पुरुष ऊंचे दर्जे में आते हैं, इसीलिए पुरुषों को ज्यादा हक देना चाहिए, महिलाओं को कम। एक दिन सुधाकरन अपनी दीदी से छेड़खानी करके उससे झगड़ा करने लगा। भाई बहन के बीच लड़ाई हो गई। सुधाकरन की माँ सुधाकरन को मारने के बजाय उसकी दीदी को मारने पीटने लगी। हालांकि गलती सुधाकरन की थी। उसी तरह अगर सुधाकरन दूसरी लड़कियों से छेड़खानी भी की, वो लड़कियां अपने माँ बाप को जाके कहा सुधाकरन के बारे में। उनके माँ बाप अपने बच्चियों से ये कहा कि सुधाकरन एक पुरुष है, उसे हम कुछ भी नहीं कह सकते। अगर वो तुमसे जानबूझ के बात करे तो तुम उससे बात मत करो, बस अपना रास्ता बदल के आ जाओ। उसी तरह जब सुधाकरन टीनेज में आया तो सुधाकरन को एक अजीब की आदत थी। घर में कोई भी काम करता वो उस घर में ताक-झाक करते रहता। खैर इसी आदतों से सुधाकरन बड़ा हुआ। जब सुधाकरन 70 साल का हुआ तो इसको एक आँखों की बीमारी हुई, कैटरैक्ट। सुधाकरन को साफ नजर नहीं आता, कुछ धुंधला धुंधला सा नजर आते रहता है। और इतना बूढ़ा होने के बावजूद भी सुधाकरन की सोच नहीं बदली। सुधाकरन महिलाओं को कुछ अजीब नजरिए से ही देखता रहता है। स्पेशली जब ये जॉब होल्डर महिलाओं को देखता है तो इसका तो दिमाग खोलने लगता है। ये अपने मन में सोचने लगता है, क्या महिलाओं को जॉब जरूरी है? चुपचाप घर में ना बैठते हुए ये महिलाएं बाहर आती है। खैर फिलहाल तो सुधाकरन अपनी आँखों का इलाज करवाने के लिए किसी हॉस्पिटल आता है। आँखों का टेस्ट करने के बाद वो डॉक्टर सुधाकरन से कहने लगती है कि आपकी आँखों का ऑपरेशन करना होगा। सुधाकरन के पास एक हेल्थ कार्ड होता है। वो हेल्थ कार्ड एक लेडी डॉक्टर को जाके दिखाता है, मतलब ऑपरेशन का खर्चा कुछ कम करवाने के लिए। हेल्थ कार्ड देखने के बाद वो लेडी डॉक्टर सुधाकरन को कुछ रूल्स बोलती है, मतलब ये हेल्थ कार्ड इतना काम नहीं आ सकता। ये सुनने के बाद सुधाकरन उन लेडी डॉक्टर से कहने लगता है कि तुम महिलाओं को कुछ भी नहीं पता, तुम्हारे बॉस से कहो कि किसी पुरुष बंदे को इस जॉब पर रखे। ऐसा कहकर सुधाकरन वहाँ से चला जाता है। सुधाकरन का एक बेटा होता है जिसका नाम होता है राम। राम एक मूवी डायरेक्टर बनना चाहता है। इसके पास बहुत अच्छी कहानी है। एक अच्छी चांस के लिए ये प्रोड्यूसर्स के पास जाते रहता है, अपनी कहानी को सुनाते रहता है। राम की ऑलरेडी शादी हो चुकी होती है। इसकी वाइफ का नाम होता है वंदना, और एक्चुअली इन दोनों की लव मैरिज होती है। खैर जब घर के सारे लोग लंच कर रहे होते हैं, सुधाकरन के प्लेट में करी खत्म हो जाती है। वंदना सुधाकरन को करी ला के देती है। सुधाकरन वंदना को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, उससे बात नहीं करता, बात की तो दूर की बात उसकी तरफ देखता भी नहीं, क्योंकि वंदना बिना दहेज के इसके घर में आई। सुधाकरन बिना खाना खाए वहाँ से उठ के चला जाता है। खैर सुधाकरन कुछ किराना शॉप्स को मसाला पैकेज डालते हुए अपनी जिंदगी गुजारते रहता है। अगर उन दुकानों में सुधाकरन ने किसी महिला को देखा तो सुधाकरन बिल देने के बहाने से उनके हाथों को टच करते रहता है। सुधाकरन हर एक महिला को ऐसी ही नजर से देखता है। खैर एक रात सुधाकरन राम को बुलाकर राम से कहने लगता है कि बेटा मुझे 4000 रुपए चाहिए, राजन है ना, उसे इंटरेस्ट पे करना है। राम कहने लगता है कि पापा मेरे पास पैसे कहाँ से, मेरे पास पैसे नहीं है। ये सुनने के बाद सुधाकरन गुस्से में आकर राम से कहने लगता है कि मैंने तुम्हारे लिए ही घर का ऊपर वाला पोर्शन कंस्ट्रक्ट किया, और वो भी राजन के पास उधार लेकर, और तुम देखो बिना दहेज वाली लड़की को अपने घर में लाके बिठा लिया। अगर तुम दहेज वाली लड़की से शादी करते तो हमारे सारे कर्जे उतर जाते ना। इस तरह से सुधाकरन अपने बेटे को डांटने लगता है। राम अपने फादर की बातों को इग्नोर करते हुए वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन सुबह राजन सुधाकरन के पास आकर इसके पैसे मांगने लगता है। सुधाकरन राजन से थोड़ा टाइम मांगने लगता है कि राजन आजकल थोड़ा बिजनेस स्लो है, मुझे और थोड़ा टाइम दे दो। खैर रात होने के बाद जब सुधाकरन अपना सारा काम खत्म करके वापस अपने घर जा रहा होता है, सुधाकरन एक प्रोस्टिट्यूट महिला को देखता है। इस महिला को देखते ही सुधाकरन समझ जाता है कि एक प्रोस्टिट्यूट है। उस महिला के पास जाकर रेट पूछने लगता है। वो बंदी बताती है कि स्टार्टिंग 600 रुपए है। सुधाकरन के पास इतने पैसे नहीं होते।
सुधाकरण एक जान पहचान के दुकान वाले बंदे के पास जाकर उसके पास 4000 रुपए उधार लेता है। पैसे लेकर दोबारा इस महिला के पास आता है। वो प्रोस्टिट्यूट सुधाकरण को अपने घर में ले जाती है। इसी दरमियान में वो महिला सुधाकरण के पास बहुत सारा पैसा देखती है। शर्ट रखने के बहाने से वो महिला सुधाकरण के पास सारे के सारे पैसे चुरा लेती है। कांड वगैरह खत्म होने के बाद सुधाकरण जब अपने जेब में चेक करता है तो इसके पास एक भी पैसा नहीं होता। फौरन सुधाकरण उस घर से निकलकर उस महिला के पास जाता है। उस महिला के साथ एक और बंदा भी होता है। वो दोनों उल्टा सुधाकरण को डांटने लगते हैं कि हमने तुम्हारे पैसे नहीं चुराए, जाओ तुम यहाँ से, दोबारा तुम्हारी शक्ल मत दिखाओ। घर आने के बाद सुधाकरण अपने बीवी के बगल में सो रहा होता है। इसकी बीवी सुधाकरण के ऊपर हाथ डालती है, लेकिन सुधाकरण अपनी बीवी का हाथ हटा देता है। तभी इसकी बीवी सुधाकरण से कहने लगती है, आज मैंने नलिनी के बेटे कुत्तन से मुलाकात की। वो लड़का हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करता है और मैंने आपके आँखों के ऑपरेशन के बारे में बात की। उसकी मदद से आप जनरल हॉस्पिटल में ऑपरेशन करवा सकते हो। ये खबर सुनने के बाद सुधाकरण अपनी वाइफ का हाथ अपने ऊपर डाल लेता है। इस सीन से ये दिखाया गया है कि जब सुधाकरण को जरूरत होती है तभी महिलाओं को अपने करीब लाता है। खैर दूसरे दिन सुधाकरण और राम ये दोनों जीएच हॉस्पिटल जाते हैं। रिकमेंडेशन होने की वजह से इनको आसानी से अपॉइंटमेंट मिल जाता है और खर्चा वगैरह भी बहुत कम होता है। दूसरे दिन राम एक प्रोड्यूसर के पास जाता है। उस प्रोड्यूसर को अपनी कहानी सुनाता है। इस प्रोड्यूसर को राम की स्क्रिप्ट बहुत पसंद आती है। प्रोड्यूसर कहने लगता है कि पहले आप किसी स्टार हीरो को ये कहानी सुनाइए, उसको मनवाइए, तब मैं इस मूवी को प्रोड्यूस कर सकता हूँ। अब राम को काम होने की वजह से सुधाकरण अकेला जीएच हॉस्पिटल आता है। सुधाकरण को काफी सारे टेस्ट किए जाते हैं। सुधाकरण अपने सारे रिपोर्ट्स को लेकर एक लेडी डॉक्टर के पास जाता है। वो लेडी डॉक्टर इस रिपोर्ट्स को पढ़कर सुधाकरण से कहने लगती है कि हम तो आपका ऑपरेशन कर देंगे, लेकिन आपका शुगर लेवल बहुत ज्यादा है, तो इस स्टेज में आपका ऑपरेशन नहीं हो सकता। सुधाकरण को इस लेडी डॉक्टर की बातों पर यकीन नहीं होता। वो एक मेल डॉक्टर को बुलाता है तो वो डॉक्टर भी रिपोर्ट्स देकर यही बात बताता है कि पहले आप अपना शुगर लेवल कम करके आइए। इस तरह से कुछ दवाइयाँ लिख के दे देते हैं। सुधाकरण के घर के पास ही पुष्पम्मा नाम की एक विडो औरत रहती है। पुष्पम्मा अपना एक छोटा सा किराना दुकान चलाती रहती है। सुधाकरण को जब भी टाइम मिलता बेवजह पुष्पम्मा के दुकान पे जाता है। पुष्पम्मा को इधर उधर टच करते रहता है, उसके घर जाने की बात करते रहता है। तभी राम पुष्पम्मा की दुकान पे आता है। राम को देखने के बाद सुधाकरण बहुत मासूम अनजान बनने लगता है। पुष्पम्मा की दुकान पे कुछ चीजें खरीदकर वहाँ से वापस आता है। वापसी में राम सुधाकरण से डॉक्टर्स ने क्या कहा ये पूछने लगता है। सुधाकरण जो हुआ वो बताने लगता है कि उन्होंने कहा कि मेरा शुगर लेवल बहुत ज्यादा है। राम कहने लगता है तो आप अपना शुगर लेवल कम क्यों नहीं करते। सुधाकरण गुस्से में आकर राम से कहने लगता है कि मेरा शुगर लेवल तो कम नहीं हो सकता, तुम्हारी वजह से ही मुझे ये सारी टेंशन आ गई। तुम्हारे भरोसे पर मैंने घर के ऊपर एक और पोषण डाला। मैंने सोचा तुम उस कर्जे को उतार दोगे, लेकिन तुमको देखो अभी तक ना काम धंधा, इधर उधर भटकते फिर रहे हो। पुरुष होने की हैसियत से पैसे कमाना जरूरी है, या तो फिर पैसे वाली लड़की से शादी करना चाहिए, लेकिन तुम तो बिना दहेज वाली लड़की से शादी की। तुम्हारी शादी से तुम्हारे सास ससुर को फायदा है, मुझे नहीं। बहुत बातें सुनने के बाद फाइनली राम सुधाकरण से कहने लगता है कि पापा आप फिक्र मत करो, आपके आँखों का ऑपरेशन मैं ही करवाऊंगा। खैर दूसरे दिन राम सुधाकरण को लेकर एक डायबिटीज सेंटर जाता है। डॉक्टर सुधाकरण को कुछ दवाइयाँ देते हुए सुधाकरण से कहने लगता है कि आजकल आँखों का ऑपरेशन बहुत आसान हो चुका है, आप अच्छे से प्राइवेट हॉस्पिटल जाइए। इस तरह से एक छोटी सी एडवाइस देता है। खैर वापसी में राम को कुछ काम होने की वजह से सुधाकरण को बस स्टॉप छोड़ के अपने काम पे चला जाता है। बस आने के बाद सुधाकरण लेडीज सीट पे जाके बैठता है। थोड़ी देर बाद एक लड़की उस बस में चढ़ती है। इस लड़की को बैठने के लिए कहीं पर भी जगह नजर नहीं आती। सो वो लड़की सुधाकरण के पास आकर उसे पीछे जाने के लिए कहती है, क्योंकि ये लेडीज सीट है, यहाँ पर सिर्फ लेडीज बैठना है, पीछे एक सीट खाली है। इस तरह से रिक्वेस्ट करने लगती है, लेकिन सुधाकरण उस लड़की से कहने लगता है कि मैं यहाँ से नहीं उठूंगा, चाहो तो तुम मेरे बगल में बैठो या मेरी गोदी में, मैं इस सीट से हरगिज नहीं उठूंगा। आजकल महिला जॉब करते हुए इतनी बड़ी हो गई है कि वो पुरुषों को अपने सीट से उठने के लिए कहती है। सो देखते ही देखते सुधाकरण और उस लड़की के बीच बहुत झगड़ा होता है। सुधाकरण का ये न्यूसेंस देखकर उस बस का कंडक्टर सुधाकरण को बस से उतार देता है। सुधाकरण उस कंडक्टर से कहने लगता है, तुम जैसे नामर्द महिलाओं को सपोर्ट करने की वजह से ही महिलाएं अपनी जगह भूल रही है। इस तरह से झगड़ा कर कर बस से उतर जाता है।
दूसरी तरफ राम का फ्रेंड राम को बुलाकर ये कहने लगता है कि मेरी जान पहचान में एक प्रोड्यूसर है। आजकल से उनके पास ऑलरेडी एक कहानी है, लेकिन वो अपनी कहानी में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं। इसके लिए राइटर ढूंढ रहे हैं। मैंने उन लोगों को तुम्हारे बारे में बताया। तुम उनके साथ रहकर अगर तुम उनका काम कर दोगे तो वो लोग तुमको 75,000 देंगे। इस तरफ जब सुधाकरण अपने घर आता है तो चप्पलों की रैक में सुधाकरण ये देखता है कि वंदना की चप्पल ऊपर वाले हिस्से में है। ये देखने के बाद सुधाकरण को बहुत गुस्सा आता है। अपनी वाइफ और वंदना को बुलाता है और अपनी वाइफ से कहने लगता है कि इस लड़की से कहो फौरन ये चप्पल निकालकर नीचे रखें और मेरे चप्पल ऊपर वाले हिस्से में। बेचारी वंदना उसी तरह से अपने चप्पल नीचे रखकर सुधाकरण की चप्पल ऊपर रखती है। सुधाकरण इन दोनों से कहने लगता है तुम लोग महिला होने के बावजूद भी तुम्हारी चप्पल ऊपर वाले हिस्से में रखते हो। इस घर में पुरुष की चप्पल ऊपर होना चाहिए। खैर रात होने के बाद राम सुधाकरण को शुगर का इंसुलिन देते हुए उसे कहने लगता है कि कल मैं कुछ जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। शायद वो काम करने पर अच्छा खासा पेमेंट मिल सकता है मुझे। वो पैसे आने के बाद आपका ऑपरेशन भी प्राइवेट हॉस्पिटल में ही करवाऊंगा पापा। सो सुधाकरण भी राम को बेस्ट ऑफ लक बोलता है। खैर राम जाने के बाद दूसरे दिन सुधाकरण पुष्पम्मा के दुकान के पास आता है। जबरदस्ती उसके हाथ को टच करते हुए पुष्पम्मा से कहने लगता है कि आज रात मैं तुम्हारे घर आऊंगा, तुम गेट को ओपन करके रखना। बेचारी पुष्पम्मा सुधाकरण के ये हरकतें किसी को बोल भी नहीं सकती। रात होने के बाद सुधाकरण पाउडर वोडर लगाकर रेडी में बैठा रहता है कि कब कब इसकी वाइफ वंदना सोएगी, ये पुष्पम्मा के घर जाएगा। इस तरह पुष्पम्मा अपना दुकान बंद करके अपने घर वापस आती है और अपने गेट को ताला लगाकर अंदर चली जाती है। थोड़ी देर बाद फाइनली सुधाकरण पुष्पम्मा के घर जाता है। गेट ओपन करने की कोशिश करता है। अंदर से पुष्पम्मा बेचारी घबराते हुए गेट की आवाजें सुनती रहती है। पुष्पम्मा गेट ओपन ना करने की वजह से सुधाकरण अपने मन में ये कहते हुए वहाँ से चला जाता है कि साली ने मुझे धोखा दे दिया, इसके ऊपर ट्राई करना बेकार चीज है। इस तरफ राम उन प्रोड्यूसर्स से मिलकर उनके हिसाब से उनकी कहानी को कुछ चेंजेस करता है। प्रोड्यूसर्स को राम की कहानी पसंद आती है। राम से कहने लगते हैं कि नीचे कार में चेकबुक है, मैं भी लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर वो दो प्रोड्यूसर्स राम को धोखा देकर वहाँ से चले जाते हैं। राम उनके फोन को ट्राई करता है लेकिन उनका फोन नॉट रीचेबल होता है। वहाँ से वापस आने के बाद बेचारा राम यही सोचने लगता है कि किस तरह से ये अपने बाप के कर्जे को उतारेगा, किस तरह से अपने बाप की आंखों का ऑपरेशन करवाएगा। इस तरह से बहुत गंभीर सोच में डूब जाता है। घर आने के बाद राम की माँ राम से कहने लगती है कि तुम्हारे फादर उस पुष्पम्मा को बहुत तंग कर रहे हैं। ये जानकर पुष्पम्मा का बेटा तुम्हारे फादर पर केस ठोक दिया। अगर ये बात वंदना को पता चली तो अच्छा नहीं होगा। तुम पुष्पम्मा के बेटे के पास जाकर इस मामले को सुलझा दो। राम उसी तरह से पुष्पम्मा के बेटे के पास जाता है, केस वापस लेने के लिए कहता है, लेकिन उसका बेटा केस वापस नहीं लेता। दूसरे दिन पुलिस वाले सुधाकरण की फैमिली पुष्पम्मा की फैमिली को पुलिस स्टेशन बुलाते हैं। पुलिस वाला सुधाकरण से पूछने लगता है कि तुम पुष्पम्मा के घर क्यों गए। सुधाकरण बहाना बनाकर कहने लगता है कि सर मुझे सही तरह से दिखाई नहीं देता, मुझे तिमिरम है। पुष्पम्मा की दुकान के पास मैंने बहुत बड़ी आग देखी। वो आग देखकर मैंने सोचा कि कुछ जल रहा है। यही बात बताने के लिए मैं पुष्पम्मा के घर गया। पुष्पम्मा पुलिस वाले से कहने लगती है, नहीं सर, बहुत दिनों से सुधाकरण मुझे तंग करता रहता है। कभी मेरा हाथ पकड़ता, कभी मुझे इधर उधर टच करता रहता है। पुष्पम्मा की बातें सुनने के बाद पुलिस वाले सुधाकरण को वार्न करके वहाँ से भेज देते हैं। अब बेचारा राम पहले से ही एक परेशानी में फंसा होता है। उन प्रोड्यूसर्स को कॉल करते हुए उन प्रोड्यूसर्स ने इसको पैसे नहीं दिया। ऊपर से इस बुढ़ाऊ के अंदर जॉनी भैया आ गए। राम को परेशान हुआ वंदना भी देखती है। अब राम के पास तो इतने पैसे नहीं कि अपने फादर का ऑपरेशन करवाए। सो वंदना अपने गहने बेचकर राम को कुछ पैसे देती है। पैसे आने के बाद राम फौरन सुधाकरण को हॉस्पिटल ले जाता है उसकी आंखों का ऑपरेशन करवाने के लिए। डॉक्टर्स फिलहाल एक ही आंख का ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन के कुछ दिनों बाद सुधाकरण की आंखों की पट्टी खोल दी जाती है। सुधाकरण को एक काला चश्मा दिया जाता है। सुधाकरण की नजर वापस आने के बाद सुधाकरण और राम बहुत खुश होते हैं। डॉक्टर सुधाकरण को कुछ प्रिकॉशंस लेने के लिए कहते हैं। घर जाते समय सुधाकरण अपने शर्ट को देखकर अपने बेटे से कहने लगता है कि 2 साल से मैं इसी शर्ट को पहनता आ रहा हूँ, लेकिन इतने सालों में मुझे इस शर्ट की व्हाइट लेंस नजर नहीं आई। अब मुझे ये व्हाइट लेंस नजर आ रही है। राम घर आने के बाद बहुत खुश होने लगता है कि यह ऑपरेशन वंदना की वजह से ही हुआ। वंदना को थैंक यू बोलने लगता है, लेकिन सुधाकरण का ऑपरेशन होने के बाद सुधाकरण और नीचे गिर जाता है। रात को जब राम और वंदना अपने बेडरूम में प्राइवेटली टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, उसी वक्त कुछ काम से सुधाकरण राम के कमरे के पास आता है।
बेडरूम के अंदर उन दोनों की आवाजें सुनने के बाद सुधाकरन उस बेडरूम के अंदर झांकने की कोशिश करने लगता है। आपको याद है ना, सुधाकरन को टीनेज से ही आदत थी। खैर आधी रात को वंदना को प्यास लगती है। पानी लाने के लिए वंदना अपने बेडरूम से जब बाहर जाती है, कमरे के बाहर वंदना एक तौलिया को देखती है। वंदना सोचने लगती है कि ये कपड़ा यहाँ पर कैसे आया। खैर उसी रात सुधाकरन अपनी आँखों पर कुछ पानी डाल लेता है, जिसकी वजह से सुधाकरन की नजर दोबारा चली जाती है। राम सुधाकरन को वापस हॉस्पिटल लाता है। डॉक्टर सुधाकरन को चेकअप करके राम से कहने लगता है कि हमने तो हमारा ऑपरेशन सही से किया था, लेकिन पता नहीं तुम लोगों ने क्या किया। ऐसा तो बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए। हमने आप लोगों को प्रिकॉशंस लेने के लिए कहा था ना। खैर जो भी हो, ये चीज टेम्पररी है, लेकिन आपके फादर को हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा। दवाइयाँ इस्तेमाल करने के बाद दोबारा ऑपरेशन करेंगे हम। और कोई ऑप्शन ना होने की वजह से सुधाकरन उस हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। एडमिट होने के बावजूद भी सुधाकरन के अंदर जॉनी भैया नहीं जाते। सुधाकरन छोटे छोटे बहाने बनाकर वहाँ की नर्स को इधर उधर टच करते रहता है। उस नर्स को सेक्सुअली हरास करते रहता है। एक दिन सुधाकरन उस नर्स से पूछने लगता है, तुम्हारे घर वाले तुमको जॉब पे क्यों भेज रहे हैं? आजकल महिलाएं पैसा कमाने की वजह से ही पुरुषों को इज्जत नहीं दे रही, वो पुरुषों से ऊपर समझ रही है। तुमको पता है, मेरी शादी होने के बाद मेरी वाइफ को अच्छी जॉब मिली थी, लेकिन मैंने मेरी वाइफ को जॉब करने नहीं दिया, इसीलिए मेरी वाइफ अभी भी मेरी बात मानती है। तुम फौरन इस जॉब को छोड़ दो। उसी तरह एक दिन नर्स पूछने लगती है कि आप क्यों मुझे इधर उधर टच करते रहते हो? सुधाकरन कहने लगता है, मैं पुरुष हूँ, मेरा हक है महिलाओं को छूना, और महिला का हक है पुरुष को जवाब नहीं देना। खैर इस तरफ एक दिन वंदना पुष्पम्मा की दुकान के पास आती है कुछ लेने के लिए। वंदना को देखकर पुष्पम्मा जो कुछ हुआ वो सारी की सारी बात बताने लगती है कि तुम्हारे ससुर सुधाकरन का कैरेक्टर अच्छा नहीं है। एक दिन हम लोग पुलिस स्टेशन गए थे, काफी सारी औरतें सुधाकरन को देखकर डरती रहती है। ये सब कुछ जानने के बाद तब जाके वंदना को ये बात पता चलती है कि उस रात सुधाकरन ने ही इसके कमरे में झांका था। जब राम घर वापस आता है, वंदना गुस्से में आकर राम को सब कुछ बताने लगती है। देखो तुम्हारे पिताजी कितना नीचे गिर गए, तुम्हारे फादर हम दोनों को कांड करते हुए देखा। ये जान लेने के बाद बेचारा राम बहुत मायूस होता है। दारू की दुकान में जाके बहुत दारू पीता है और उसी दारू की हालत में राम हॉस्पिटल आता है सुधाकरन के पास। सुधाकरन से कहने लगता है कि पापा आपने कभी भी महिलाओं को इज्जत नहीं दी, लेकिन जब आपका ऑपरेशन करवाना था वंदना ने अपने गहने बेचकर आपका ऑपरेशन करवाया। मतलब एक महिला आपकी मदद की, लेकिन आपने मेरे साथ ऐसा किया। आपके और मेरे बीच कुछ नहीं रहा। कल आकर मैं हॉस्पिटल की बिल पे कर दूंगा। अब मैं और मेरी वाइफ उस घर में नहीं रहेंगे। इस तरह से बहुत डांट डपट कर राम वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सुधाकरन अपने फ्लैशबैक को याद करता है। मतलब अगर सुधाकरन के बचपन में ऐसा होता तो बचपन में सुधाकरन की माँ सुधाकरन को 2 मछली ना देते हुए सिर्फ 1 मछली देके इसकी दीदी को 2 मछली दिया होता तो सुधाकरन के मन में भेदभाव पैदा नहीं होता। और इसी तरह अगर सुधाकरन ने गलती की थी, उसकी माँ ने सुधाकरन को मारा पीटा होता तो बचपन में ही सुधाकरन सुधर जाता। उसके बाद सुधाकरन और कुछ महिलाओं को इमेजिनेशन करने लगता है जो इसकी वजह से पीड़ित थी। वो सारी महिलाएं सुधाकरन को घेर कर उस पर हंसने लगती है। मतलब डायरेक्टर भाई साहब ने कुछ ऐसे सीन्स दिखाते हैं, अगर बचपन में ही सुधाकरन की अच्छी तरबियत दी जाती तो सुधाकरन के दिमाग में ऐसी सोच पैदा नहीं होती। खैर उसके बाद दोबारा सुधाकरन का ऑपरेशन होता है। सुधाकरन की नजर वापस आ जाती है। राम हॉस्पिटल का बिल वगैरह पे करके सुधाकरन को वापस अपने घर लाता है। घर में आने के बाद जब सुधाकरन अपने चप्पलों को ऊपर वाले रैक में रखने वाला होता है, तभी सुधाकरन उस नर्स की बातों को याद करता है। उस नर्स ने सुधाकरन से ये कहा था, तुमको पैदा करने वाली एक महिला है, तुम्हारी बीवी एक महिला है, तुम्हारा अच्छा बुरा देखती है वो, तुम्हारे आँखों का ऑपरेशन करवाने वाली भी एक महिला है, तुम्हारी बहू, और जब तुम हॉस्पिटल में थे तुम्हारी देखरेख करने वाली भी एक महिला है, मैं हूँ। और उसी तरह आजकल के जमाने में महिलाएं बहुत आगे बढ़ चुकी है। आजकल महिलाएं पुरुष से जरा भी कम नहीं है। सुधाकरन उस बातों को याद करके वंदना के चप्पलों को ऊपर वाले रैक में रखता है। अपनी वाइफ और वंदना के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। अब मूवी के बारे में एक्स्ट्रा मैसेज देने की जरूरत नहीं, जो कुछ भी है आपको पता चल चुका होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ, शायद ऊपर वाले ने ऐसे पुरुषों को उनकी औकात दिखाने के लिए ही एक औरत को माँ बनाया। जो काम पुरुष नहीं कर सकता, ऐसे काम आजकल महिलाएं कर रही है। तो इस मूवी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करना जरा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।